नमस्कार साथियों। आज अपन मुद्रा परिमाण सिद्धांत के सौदा दृष्टिकोण और कैम्ब्रिज दृष्टिकोण दोनों की तुलना का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले कैम्ब्रिज दृष्टिकोण अर्थात नगद बकाया दृष्टिकोण की प्रमुख आलोचनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे। सबसे पहली यानी कि कैम्ब्रिज दृष्टिकोण अर्थात नगद बकाया दृष्टिकोण की सबसे पहली आलोचना यह है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में अर्थशास्त्रियों ने उपभोग वस्तुओं पर ही ध्यान दिया है, जबकि वास्तविक जगत में कई प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरी इसकी आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि कैम्ब्रिज समीकरण में के व आर को स्थिर मान लिया है, अर्थात के व आर को स्थिर माना गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अगली आलोचना है इसकी, यह दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था के प्रावेगिक परिवर्तनों को नहीं समझा पाता और अपना ध्यान तुलनात्मक स्थितिकी तक सीमित रखता है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। अगली जो आलोचना है वो है जटिलताओं की उपेक्षा। इस विचारधारा के माध्यम से अर्थव्यवस्था की समस्त मौद्रिक गतिविधियों का स्पष्टीकरण हो पाता है। इसलिए गतिशील समाज की विस्तार पूर्वक जटिलताओं का अध्ययन करने में कठिनाइयाँ होती है। यानी कि इसमें क्या है कि जटिलताओं की उपेक्षा की गई है, इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। अगला है इसकी आलोचना सट्टा उद्देश्यों पर ध्यान सट्टा उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखना। इस दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग के लिए लेन देन के उद्देश्य व सुरक्षा का उद्देश्य पर तो विचार किया गया है, लेकिन मुद्रा की मांग के लिए सट्टे के उद्देश्य पर विचार नहीं किया गया है। यानी कि मुद्रा की मांग से संबंधित तीन उद्देश्य होते हैं। पहला लेन देन उद्देश्य, दूसरा सतर्कता उद्देश्य, सतर्कता या सुरक्षा उद्देश्य, और तीसरा होता है सट्टा उद्देश्य। तो इस दृष्टिकोण में कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में केवल लेन देन के उद्देश्य और सुरक्षा के उद्देश्य पर तो ध्यान दिया गया है, विचार किया गया है, लेकिन सट्टा उद्देश्य पर विचार नहीं किया गया है, जिससे यह दृष्टिकोण ब्याज की दर में होने वाले परिवर्तनों को नहीं समझा पाया। अगली इसकी है आलोचना, कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में विभिन्न प्रकार की बैंक जमा राशियों जैसे चालू, बचत व स्थिर जमा राशियों के बदलते अनुपातों पर ध्यान नहीं दिया गया है। और अगली जो आलोचना इसकी है मुद्रा की पूर्ति की उपेक्षा। मुद्रा की पूर्ति की उपेक्षा का मतलब है कि इस दृष्टिकोण में, कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग पर अधिक बल दिया गया है, जबकि मुद्रा की पूर्ति की उपेक्षा की गई है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। यानी कि इस पर मुद्रा की मांग पर बल दिया गया और मुद्रा की पूर्ति की उपेक्षा की गई है। अगला है पूर्ण रोजगार की जो मान्यता ये लेके चलता है वो भी सही नहीं है। ये दृष्टिकोण पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चलता है, जबकि व्यवहार में किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता है। अगली जो आलोचना है वो यह है, यह दृष्टिकोण दीर्घकाल में नहीं लागू होता है, अर्थात ये अल्पकाल से संबंधित है। इस आधार पर भी क्या होता है कि इसकी आलोचना की जाती है। और अब अपन लेते हैं फीसर के दृष्टिकोण तथा कैम्ब्रिज दृष्टिकोण की तुलना। सबसे पहली जो तुलना है वो ये है कि फीसर ने अपने दृष्टिकोण में मुद्रा की पूर्ति पर जोर दिया है और मुद्रा की पूर्ति को मूल्यों में परिवर्तन का कारण माना है, जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की मांग पर बल दिया है और इसे ही मूल्यों में परिवर्तन का कारण माना है। यानी कि फीसर तो मुद्रा की पूर्ति पर बल देता है और कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री है या कैम्ब्रिज जो विचारधारा है वो मुद्रा की मांग पर बल देता है। पहली तुलना ये है। अगली तुलना देखिए कि फीसर ने मुद्रा को विनिमय का माध्यम माना है और उन्होंने ये कहा है
कि मुद्रा का संचय नहीं किया जा सकता, सारी की सारी मुद्रा खर्च कर दी जाती है, जबकि कैम्ब्रिज विचारधारा के अनुसार मुद्रा का संचय किया जा सकता है। अर्थात इनका यह कहना है कि व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग अपने पास नगद बकाया के रूप में रख सकता है। अर्थात व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचा करके रख सकता है। अगली जो इसकी आलोचना वो तुलना है, फीसर के अनुसार मुद्रा की मांग व पूर्ति पर एक समयावधि, ए पीरियड ऑफ टाइम में विचार किया जाता है, जबकि कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग व पूर्ति पर समय के एक विशिष्ट बिंदु पर, ए पॉइंट ऑफ टाइम पर विचार किया जाता है। अगली तुलना, यानी कि देखिए इसमें अभी जो मैंने बताया आपको, इसमें क्या है कि फीसर के अनुसार तो मुद्रा की मांग और पूर्ति पर क्या होता है, ए पीरियड ऑफ टाइम की चर्चा की जाती है, जबकि कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग और पूर्ति पर ए पॉइंट ऑफ टाइम की, वहाँ एक पीरियड ऑफ टाइम और यहाँ एक पॉइंट ऑफ टाइम की पर विचार किया जाता है। अगली तुलना है कि फीसर के अनुसार मुद्रा एक प्रवाह है, प्रवाह राशि है, जबकि कैम्ब्रिज विचारधारा में मुद्रा एक स्टॉक होती है। प्रवाह राशि का मतलब हो गया कि फीसर के अनुसार मुद्रा का स्टॉक नहीं किया जा सकता, व्यक्ति सारी की सारी मुद्रा खर्च कर देता है, वो बचा के नहीं रखता है, जबकि कैम्ब्रिज विचारधारा में मुद्रा के स्टॉक, इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा की बचत कर सकता है। और फिर है फीसर ने, अगली तुलना, फीसर ने टीम में जो टी क्या है, लेन देन की संख्या, सौदों की संख्या में सभी वस्तुओं को शामिल किया है, जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने टी में केवल उपभोग वस्तुओं को शामिल किया है। ये भी एक तुलना है, वहाँ तो सभी वस्तुओं को शामिल करते हैं फीसर तो, और यहाँ कैम्ब्रिज विचारधारा में टी जो सौदों की संख्या है उसमें केवल उपभोग वस्तुओं को शामिल किया जाता है। अगली है, फीसर का दृष्टिकोण कीमत स्तर में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तनों की व्याख्या करता है। फीसर का दृष्टिकोण फीसर का दृष्टिकोण कीमत स्तर में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तनों की व्याख्या करता है, जबकि इसके विपरीत कैम्ब्रिज दृष्टिकोण कीमत स्तर में होने वाले अल्पकालीन परिवर्तनों की व्याख्या करने में सक्षम है। अल्पकालीन अवधि में यदि मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहे तो भी कीमतों में परिवर्तन क्यों होता है, इसका उत्तर कैम्ब्रिज दृष्टिकोण से मिलता है। और अगली तुलना आप देखिए कि फीसर का सिद्धांत लेन देन दृष्टिकोण पर आधारित है। फीसर का दृष्टिकोण लेन देन दृष्टिकोण पर आधारित है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत नगद बकाया दृष्टिकोण पर आधारित है। फीसर का सिद्धांत लेन देन दृष्टिकोण पर आधारित है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत नगद बकाया दृष्टिकोण पर आधारित है। और अगली जो तुलना है कि कैम्ब्रिज दृष्टिकोण व्यावहारिक एवं वास्तविकता के निकट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट इनमें तुलना है कि कई बार नोटाइम भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत यानी कि वास्तविकता के निकट है, तो कैम्ब्रिज दृष्टिकोण व्यावहारिक एवं वास्तविकता के निकट है, जबकि फीसर का दृष्टिकोण अव्यवहारिक एवं सैद्धांतिक है। और लास्ट इसकी तुलना है, कैम्ब्रिज का समीकरण क्रय विक्रय के पूर्व का चित्र प्रस्तुत करता है। कैम्ब्रिज का समीकरण या कैम्ब्रिज दृष्टिकोण क्रय विक्रय के पूर्व का चित्र प्रस्तुत करता है, जबकि फीसर का समीकरण क्रय विक्रय के बाद का चित्र प्रस्तुत करता है। ये इनके बीच में इनकी तुलना है, यानी कि कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में और फीसर के दृष्टिकोण में। अब आप इसमें कई बार ये भी पूछा जाता है कि इसमें कैम्ब्रिज दृष्टिकोण और इसमें कौन सा श्रेष्ठ है, तो इनमें सबसे कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है, यानी कि इसी में यह पूछा जाता है कि फीसर का दृष्टिकोण और कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में दोनों में कैम्ब्रिज दृष्टिकोण श्रेष्ठ क्यों है, तो इसके भी कई कारण हैं। यानी कि कैम्ब्रिज दृष्टिकोण फीसर के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है, अर्थात कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों की विचारधारा फीसर की विचारधारा पर एक सुधार है। साथ ही कैम्ब्रिज दृष्टिकोण फीसर के दृष्टिकोण से कई मायनों में यानी कि वो श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे क्या है कि एक पे क्या है कि अधिक व्यवहारिक है, एक क्या है कि तरलता पसंद की
सिद्धांत यानी कि ये दृष्टिकोण मुद्रा की तरलता पर अधिक बल देता है, जिससे इसका महत्व बढ़ जाता है। एक कारण और परिणामों की स्पष्ट व्याख्या करता है। एक ये यथार्थवादी है, अर्थात केंद्रीय दृष्टिकोण मुद्रा की संचय प्रवृत्ति की व्याख्या करता है, जो कि यथार्थवाद के अधिक निकट है। एक क्या है कि ये सरल है, कैमरी समीकरण के अनुसार नगद कोषों की मात्रा ज्ञात करना अधिक सरल है। व्यापार चक्र जो हैं उनका व्यापार चक्रों की व्याख्या करता है, अर्थात कैमरी सिद्धांत व्यापार चक्रों अर्थात अर्थव्यवस्था में होने वाले आर्थिक उतार चढ़ावों की स्पष्ट व्याख्या करता है, और ये अधिक उपयोगी है। इसलिए और साथ ही क्या है कि कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में कीन्स के रोजगार सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए ये फिशर के दृष्टिकोण से कैम्ब्रिज जो दृष्टिकोण है वो अधिक श्रेष्ठ माना जाता है।